स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 3.2 सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था न्यूटन का, जिसमें ये था कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, चलिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सलेशन इन द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, कि जब हम फोर्स जो है किसी भी बॉडी में एक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसके अंदर एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है जो कि नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, और इसमें यानी फोर्स जो है अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सलेशन इन इट। यानी फोर्स जो हम बॉडी पे लगाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। ये देखें, यानी ये आपने ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी है, एक्सलेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के। ठीक है, और यही एक्सलेशन जो है वो मैस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास दो लफ्ज़ आ जाते हैं, एक डायरेक्टली आ जाता है और एक आ जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सपोज़ ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। यानी अगर कोई एक चीज़ अगर अपनी मेजरमेंट में बढ़ रही है और दूसरी भी उसी के साथ बढ़ रही है, तो इसका ये मतलब है ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है तो वो क्या है, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी एक्सलेशन जो है वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली में क्या आ जाता है, इन्वर्सली में ये चीज़ आ जाती है कि अगर एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, उलट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इन्वर्सली जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मुखालिफ होते हैं। जैसे आप फ़ैन जितना ज़्यादा चलाएंगे आपको बिजली का बिल उतना ही ज़्यादा आएगा, तो इसका ये मतलब है, और अगर आप तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर आप फ़ैन को कम चलाएंगे तो बिल भी जो है बिजली का वो कम आएगा, तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो ये डायरेक्टली। और अगर आप कम मेहनत करते हैं, सपोज़ कम मेहनत की लेकिन रिज़ल्ट फिर भी अच्छा आ गया, तो ये क्या होगा, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है वो डायग्राम की तरफ आते हैं। और एक और चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ये हमेशा हम लाइन के नीचे लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद जब हम करते हैं वो लाइन के नीचे लिखते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, वो हम लाइन के ऊपर ही वैल्यूज़ को लिखते हैं। चलिए अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। अब हम सब इसमें मैथ्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मैस है कम है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके उन दोनों के ऊपर एक जैसी ही फोर्स लगाई, यानी इसके ऊपर भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इसकी भी। लेकिन ये है कि एक का मैस ज़्यादा है और एक का मैस कम है। तो जिसका मैस कम होगा तो क्या होगा, उस बॉडी में एक्सलेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिसका मैस ज़्यादा होगा उस बॉडी के अंदर एक्सलेशन जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। जैसे सपोज़ आप एक साइकिल ले लें और एक ये ट्रक ले लें। ठीक है, दोनों के ऊपर आपने सपोज़ आपने एक साइकिल, ठीक है, जिसका मैस कम है, और एक ट्रक जिसका मैस बहुत ज़्यादा, दोनों के ऊपर आपने 50-50 न्यूटन की, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो साइकिल होगी वो ज़्यादा एक्सलरेट करेगी। ठीक है, वो मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन जो ट्रक होगा उतनी ही फोर्स के साथ वो एक्सलरेट कम करेगा। इसका ये मतलब है कि मैस जो है, कम मैस होगा तो वो ज़्यादा एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगा, और अगर मैस ज़्यादा होगा तो वो एक्सलेशन
कम प्रोड्यूस करेगा। इसका ये मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो मास की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के क्या है, ये ऑपोजिट है। अब हम फोर्स की बात करते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली देखें, आपने ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपने इन दोनों के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस, एक के ऊपर आपने इन दोनों का साइज़ सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, मास है, वो सेम है। एक के ऊपर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है और एक आपने 20 न्यूटन फोर्स है। सपोज़ आपने इस गाड़ी को 10 न्यूटन फोर्स के साथ आपने इसको धक्का लगाया, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, वो कम मूव करेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उसी गाड़ी को ज़्यादा फोर्स के साथ धक्का लगाएंगे, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि एक चीज़ अगर फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा प्रोड्यूस, और अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान क्या आ जाता है, जो साइन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये दोनों साइन एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी को शो करते हैं, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये डायरेक्ट आ जाता है और ये क्या है, इन्वर्सली आ जाता है। अब इसको इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फोर्स इंटू 1/m, और इन दोनों को जब f को 1 से मल्टीप्लाई करें हम, तो ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस साइन को जब हमें ख़त्म करना पड़ता है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आपने कौन सा कांस्टेंट लिया है, पहले आपने क्या किया, ये ठीक है, f इज़ इक्वल टू KMA। वो किस तरीके से आया, ये देखें, A को जब आप M से मल्टीप्लाई करेंगे तो MA आ जाएगा, और ये फोर्स सेपरेट हो जाएगी, और ये साइन को जब आप हटाएंगे तो K आ जाएगा। अब K की वैल्यू जो है वो क्या लगाएंगे आप, K की वैल्यू आप 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, F इज़ इक्वल टू MA। यानी जब भी आपसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप हमेशा इस इक्वेशन के बारे में बताएं कि F इज़ इक्वल टू MA। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और यही इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और आपके बुक में न्यूटन की डेफिनेशन भी बताई गई है, वो क्या है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, जब एक 1 किलोग्राम मास बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, तो उस बॉडी की जो फोर्स है वो क्या होगी, 1 न्यूटन होगी, ठीक है। तो इसमें 1 न्यूटन जो है, ये देखें, फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन के से मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उसकी स्टेटमेंट है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में एक जैसे होते हैं, यानी उनकी वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं, लेकिन वो डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगा रहा है उसे फोर्स ए बी कहा गया है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को क्या कहा गया है, बी ए, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, उसको बी ए कहा गया है, यानी ये उसका नाम है, ये फोर्स ए बी है, यानी ए बी पे लगा रहा है, उसी तरह ये वो फोर्स है जो कि बी ए पे लगा रही है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ ए ऑन बी, और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ बी ऑन ए, हम इसे इस तरह भी लिखना है।
अब ये तो फोर्स आ गई कि ए बी पे लगा रहा है, उसी तरह बी जो है वो ओ पे लगा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो मेन सीखने वाली चीज़ वो ये है कि अब हम अगर ये सपोज़ कर लेते हैं कि जो फोर्स जो है ए बी पे लगा रहा है वो है 10 न्यूटन, ठीक है। और इसी तरह बॉडी बी जो है जो ए पे फोर्स लगा रही है वो भी क्या है, 10 न्यूटन। अब इसको ये जो फोर्स लगा रहा है ए बी के ऊपर, उसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, एक्शन। इसको क्या नाम दे देते हैं, ये है एक्शन। और जो फोर्स बी, बॉडी बी ए पे फोर्स लगा रही है, उसको नाम क्या दे देते हैं हम, रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम, यानी एक का नाम है एक्शन और दूसरे का नाम क्या है, रिएक्शन। यानी जब इसका ये मतलब है कि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अगर एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन नामुमकिन है। जैसे अगर आप किसी को स्माइल दोगे तो रिटर्न में वो भी आपको स्माइल देगा, और इसी तरह अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ वो भी अच्छा ही करेगा। यानी एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन के साथ हमेशा रिएक्शन होता है। अब इसमें देखिए एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है। ये इक्वल भी होते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये देखिए जैसे ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, लेकिन ये क्या होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन, यानी ये अपनी डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि टू फोर्सेस नेवर बैलेंस ईच अदर, कि ये दोनों फोर्सेस जो आपने दोनों ही 10 न्यूटन लगाई हैं, इस ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करती। इसकी क्या वजह है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस, इसकी ये वजह है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, ये दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हैं। यानी ये एक बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी, तो जब एक जैसे मैग्नीट्यूड की फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करेंगी तो कभी भी वो आपस में बैलेंस नहीं होती। हाँ, ये बैलेंस कब होगी, जब यही फोर्सेस जो हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन अगर वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं तो फिर क्या होगी, वो बैलेंस होगी। अब ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है और यही 5 न्यूटन दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट करेंगे, ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी ये बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा, और इसकी एग्जांपल में आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो है डेफिनेशन वो लर्न करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लर्न करेंगे और एग्जांपल में आप जस्ट आप लिखेंगे अ बुक लाइंग ऑन टेबल, ठीक है। टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है वो भी एक्शन और रिएक्शन, यानी बुक जो है इसमें डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी बुक जो है उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो एक्शन है, और टेबल जो है रिएक्शन में उसके ऊपर वो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बुक जो है वो टेबल पे पड़ी रहती है। और एक और एग्जांपल इसकी आ जाती है रॉकेट मूवमेंट, ठीक है। रॉकेट मूवमेंट, यानी रॉकेट की जो मूवमेंट है वो भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करती है। अब वो किस तरीके से होता है, देखें आपने जो रॉकेट होता है उसके अंदर जो फ्यूल होता है जब वो बर्न होता है तो उसकी जो गैसेस, हॉट गैसेस होती हैं, वो उसकी रॉकेट की टेल से बहुत स्पीड के साथ जो है पीछे की तरफ मूव करती हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, यही गैसेस फिर रॉकेट को आगे की तरफ मूव करती हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आप लिखेंगे और जस्ट उसकी डेफिनेशन याद करेंगे। और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आप हमने पढ़ा था, उसको आपने कंप्लीटली आपने उसको लर्न करना है, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टे होम, अल्लाह हाफ़िज़।